नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से नई क्लास में। आज जो मच्छर की क्लास होगी वो होगी डेंगू के ऊपर। डेंगू का बुखार क्या होता है, किस मच्छर के काटने से होता है और इसका इन्फेक्शन हमारे शरीर से मच्छरों में और फिर मच्छरों से हमारे शरीर में या किसी और को काटने पर कैसे ये फैलता है, ये सारी जानकारी हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके अलावा डेंगू का फीवर, इसके कितने स्टेज होते हैं और कौन सा स्टेज कितना खतरनाक है, कब हमें क्या उपचार लेना है, ये सारी बातें भी आज की हम क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी तो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और यदि कोई डाउट, सजेशन, सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स से नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है डेंगू फीवर। सबसे पहले डेंगू फीवर होता है किससे? डेंगू वायरस है। डेंगू वायरस है, इसके 4 टाइप्स होते हैं, है ना। 1, 2, 3, 4। चारों टाइप में से कोई भी एक टाइप हो जाता है, कोई किसी भी टाइप से हो सकता है। एक बार किसी टाइप से अगर डेंगू किसी को हो जाता है तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है उस टाइप के लिए। मतलब इस टाइप से हुआ है डेंगू टाइप 1 से, और तो इसके मतलब एक बार हो गया तो उसके लाइफ में कभी उसको फिर से वही नहीं होगा। लेकिन इन तीनों से फिर से हो सकता है। इन तीनों से इम्यूनिटी मिलती है 6 महीने के लिए। मतलब किसी को एक बार डेंगू हुआ है तो 6 महीने के लिए उसको फिर से डेंगू नहीं हो सकता। नहीं, किसी भी वायरस से हो रहा है, तो 6 महीने के लिए उसको चारों से इम्यूनिटी मिल जाएगी। अच्छा, 6 महीने के बाद इनसे इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। जिस वायरस से हुआ है, जिस सब टाइप से हुआ है, उस सब टाइप के लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है। समझ गए? 4 बार अलग अलग टाइप से हो जाए तो फिर नहीं होगा। हाँ, 4 बार हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। इसकी सीवियरिटी कितनी होती है? 85% तक माइल्ड केस रहते हैं। नॉर्मली जो वायरल फीवर नॉर्मल होता है उससे ठीक हो जाते हैं। 10 से 15% तक मॉडरेट केस रहते हैं। सिर्फ लेस देन 1% केसेस होते हैं जो सीवियर होते हैं। सीवियर कौन से पेशेंट होते हैं? जो कि या तो 2 सब टाइप एक साथ हो जाए, या तो ऑलरेडी एक सब टाइप हो गया है, उसके ऊपर से सुपर इम्पोज दूसरा हो जाए सब टाइप। 2 सब टाइप है ना, ऑलरेडी एक से इन्फेक्टेड है, उसके बाद दूसरा कोई इन्फेक्शन दूसरे टाइप वाला वायरस उसके अंदर चले जाए, या फिर 2 सब टाइप एक साथ चले जाए, या फिर उसकी कोमॉर्बिड कंडीशन हो, एज मोर देन 60 ईयर हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो, सीएडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीकेडी, जो भी कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, सीओपीडी, इन सब पेशेंटों को हो जाता है तो थोड़ा हाई रिस्क में हो जाता है। इन्हीं पेशेंट को यूजुअली लेस देन 1% सीवियर में आते हैं, जो कि अगर ट्रीट ना किया जाए तो डेथ हो सकती है उनमें। लाइफ साइकिल थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं अपन कि होता क्या है। डेंगू की शुरुआत होती है कैसे? इन्फेक्टेड ह्यूमन से। इन्फेक्टेड ह्यूमन जिसको ऑलरेडी डेंगू है उसको मच्छर काटेगा। मच्छर कौन सा काटेगा? फीमेल एडीज एजिप्टी। फीमेल एडीज से। अब ये देखो, मच्छर जो है ना यूजुअली फीमेल ही काटता है, मेल नहीं काटते हैं, क्योंकि फीमेल्स जो है ना, फीमेल्स को एग के लिए एग जो है ना, एग बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन ये है जो ह्यूमन ब्लड है, ब्लड से प्रोटीन वो लेती है, इसलिए फीमेल्स ही एग काटता, चाहे वो एनाफिलीज हो जिससे कि मलेरिया होता है, चाहे वो एडीज हो। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये दिन में ही काटता है, रात में नहीं काटती। ठीक, फीमेल एडीज काटेगी, फिर फीमेल एडीज के अंदर वो उसका जो वायरस है, वायरस इवेल्यूट होगा, उसका एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड होगा। ठीक है, उसके कम से कम उसको 7 से 10 दिन लगते हैं। 7 से 10 दिन के बाद ये फीमेल एडीज के लार्वा है ना, मुंह में आने लगता है। जो लार है, लार में प्रेजेंट हो जाएगा अगर 7 से 10 दिन बाद फीमेल एडीज के। अब ये फीमेल एडीज फिर से किसी ह्यूमन को काटेगी, तो काटने के साथ साथ उसकी लार भी टच होगी, उससे लार टच होगी तो ये ह्यूमन के अंदर चले जाएगा। ये एक बार किसी फीमेल के अंदर लार में आने लगता है तो थ्रू आउट द लाइफ इसकी उसके लार में प्रेजेंट रहेगा। अब थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। मच्छर एक सिर्फ उसका
एक तरीके से मतलब एक तरीके से वेक्टर है, उसमें सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते। 7 से 10 दिन बाद अगर जैसे किसी ह्यूमन को काटा है, 7 से 10 दिन के बाद उसके लार्वा आने, मच्छर लार्वा में लार्वा में डेंगू वायरस आने लगेगा। ठीक है, अब ये थ्रू आउट द लाइफ इसकी लार्वा में प्रेजेंट होगा। अब इसकी लाइफ कितनी होती है, टोटल जो मच्छर की लाइफ होती है वो 21 डेज होती है इसकी। तो मच्छर की लाइफ कितनी होती है, 21 दिन। मतलब कि टोटल अगर जैसे ही मच्छर पैदा हुआ था उसने काट दिया, काटने के 7 से 10 दिन बाद है, तो कुल मिला के 11 दिन इसके पास बचे हैं। 11 दिन तक ये जिसको काटेगा उसको डेंगू हो जाएगा। समझ गए। अब आया ह्यूमन में आने के बाद फिर से इसका 4 to 7 डेज यहाँ पे इंटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद वो सिम्टम्स प्रेजेंट कर देता है। ये उसकी होगी लाइफ साइकिल। फिर मच्छर काटेगा इसको, फिर इसको मच्छर काटेगा, फिर यहीं पहुंच जाएगा। तो ये इसी से ये समझ में आता है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है। मच्छर उड़ के बहुत ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता, तो ये जनरली एंडेमिक होता है। जैसे अपन किसी एक पर्टिकुलरली जगह पे हो रहा है तो उसी जगह पे अपन को बहुत सारे केस देखने मिल जाएंगे। अपन को ऐसा नहीं मिलता है कि ऐसे एमपी में चल रहा है डेंगू, अपन सुनने में आता ना कि अभी पूना में बहुत डेंगू चल रहा है, दिल्ली में बहुत डेंगू चल रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये मच्छर के काटने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन नहीं आता है, किसी एक पर्टिकुलरली वो नहीं रहता। अब ये है कि ह्यूमन ट्रेवल करके आ गया पुणे वाला यहाँ पे, फिर यहाँ फैला दिया उसने, कोविड जैसी फैला तो इसके लिए लेकिन एक फीमेल जो एडीज एजेप्टी है, ये फीमेल एडीज एजेप्टी का जो सोर्स है वो कहाँ पे होता है, इसका है ना, ये उसकी जो 21 दिन की लाइफ है, 21 दिन की लाइफ में ये 3 बार एक्स बनाती है, 3 बार एक्स बनाती है। एक बार में ये करीब 100 एक्स बनाती है, मतलब टोटल 300 एक्स बनाती है। ये एक्स जो है धूल मिट्टी में पड़े रहते हैं, सड़े हुए ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करना रहता इसका। जब इसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, इसके अनुकूल एनवायरनमेंट इसका होता है कौन सा, रुका हुआ पानी है, जैसे नालों में, कुएं में, कहीं पे भी रुका हुआ पानी मिलेगा उसको, वहां पे ये इसके लार्वा पनपने लगेंगे, लार्वा से एडीज एजेप्टी बन जाएगा फिर से। तो एक फीमेल जो है वो 300 बना सकती है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स के डेंगू के 3 स्टेज होती है इसकी, 3 स्टेज होती है उसकी। पहली होती है फेब्राइल स्टेज, दूसरी होती है क्रिटिकल फेज, तीसरी होती है रिकवरी फेज। जो फेब्राइल स्टेज होती है, फेब्राइल स्टेज 2 से 7 दिन तक होती है, मतलब पेशेंट को 2 से 7 दिन तक हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। इसके लिए एक फीवर का एक पैटर्न भी इसको लिए नाम सुना गया है, सैडल बैग फीवर। ठीक है, सैडल बैग फीवर क्या होता है, इसमें शुरुआत में फीवर आता है, फिर एक आध दिन के लिए रुक जाता है, एक आध दिन बिल्कुल ए फेब्राइल स्टेज होगी, उसके बाद फिर से बैक करेगा, तो उसको बोलते हैं सैडल बैग फीवर। और इसके लिए एक और एक टर्म दी गई है ब्रेक बोन फीवर, मतलब इसमें जो हड्डियों में दर्द इतना तेज होता है ऐसा लगता है हड्डी टूट गई है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। यूजली इसके सिम्टम्स जैसे नॉर्मल वायरल फीवर के होते हैं वैसे ही होते हैं, सीवियर बॉडी एक, जॉइंट पेन, मलाइजा, साथ में थोड़े बहुत रैशेस कुछ लोगों में दिख जाते हैं। रैशेस एकाइमोटिक पैच है, आप प्रेस करोगे तो उसको पूरे में लाल लाल रैशेस आ जाएंगे, प्रेस करने पे खत्म भी हो जाते हैं। टिपिकल रैशेस आ सकते हैं, बहुत ही कम लोगों में मिलते हैं लेकिन ऐसे टिपिकल रैश। तो ज्यादातर पेशेंटों में सीवियर हाई ग्रेड फीवर आएगा, बॉडी एक, वीकनेस, मलाइजा जो नॉर्मल वायरल फीवर में होता है, जैसे अपने सर्दी जुकाम में होता है, कोविड में हुआ है सबको, वैसे ही फीवर आएगा। फीवर का जो ड्यूरेशन है यूजली अपन मानते हैं कि 5 दिन होता है, 5 दिन तक होगा, उसके बाद अपने आप फीवर खत्म हो जाता है। डेंगू वायरस में 6 से 7 दिन के बाद फीवर नहीं आता है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन फीवर वाली स्टेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो फेज आती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, जो फीवर है, फीवर के कारण पूरे बॉडी में इफेक्ट आता है। बॉडी में क्या इफेक्ट आता है सर, इसके बाद आएगी कि साथ साथ चलेगी? साथ साथ चलती आती है, लेकिन उसके बाद क्रिटिकल फेज है, पेशेंट सीरियस होना उसके बाद चालू होता है। साथ साथ क्या होता है इसमें, पहला चीज होती है हीमो कंसंट्रेशन होता है। क्यों होता है हीमो कंसंट्रेशन, जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से जो प्लाज्मा है वो बाहर जाने लगता है। कैपिलरीज से प्लाज्मा बाहर जाएगा तो ब्लड आरबीसी है, आरबीसी गाढ़ी हो जाएंगी, बाहर जाएगा तो क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, प्लाज्मा लीकेज होगा तो क्या है,
लंग्स में होगा तो प्लूरल इफ्यूजन करा देगा, पेट में होगा तो असाइटिस करा देगा, गॉल ब्लैडर में होगा तो जीबी स्लश पैदा कर देगा, स्प्लीन में स्प्लीनोमेगली बना देगा, लिवर में हेपेटोमेगली कर देगा। यूजुअली पेशेंट देखा होगा आपने 4 से 5 दिन बाद डेंगू के पेशेंट को पीनल इडीमा दिखने लगता है। तो पीनल इडीमा भी इसी कारण से दिखता है। यहाँ से एल्बुमिन भी सीक्रेट हो जाता है तो हाइपो एल्बुमिनीमिया में मिल जाता है। एल्बुमिन कम हो जाएगा, आरबीसी का जो हेमेटोक्रेट है, हेमेटोक्रेट बढ़ जाएगा, सब जगह इफ्यूजन आने लगेगा। लिवर में अगर हेपेटोमेगली मिलेगी तो लिवर एंजाइम बढ़ जाएंगे, किडनी में डिरेंजमेंट मिल सकता है। साथ में मेन जो रहता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, सब जगह इसके कारण एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पैदा कर देता है, प्लेटलेट डैमेज करता है। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है डेंगू में प्लेटलेट हीट डैमेज क्यों होते हैं वो नहीं पता है। अल्टीमेटली प्लेटलेट डैमेज होते हैं, प्लेटलेट डैमेज होने के कारण हेमरेज के साइन होते हैं, पेटेचियल हो जाएंगे, मुंह से ब्लीडिंग हो जाएगी, कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और क्या करता है ये, बोन मैरो सप्रेशन कराएगा, जैसे कि टीएलसी काउंट इसमें नॉर्मल, जैसे वायरल फीवर में टीएलसी काउंट क्या होता है, कम हो जाता है और उसमें लिम्फोसाइटोसिस मिलती है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, टीएलसी काउंट कम होने लगेगा और लिम्फोसाइटोसिस मिलेगी। इसके जो क्लासिकल अभी हम बताएंगे अच्छा डीबी में, ये तो हो गया क्रिटिकल फेज। इस फेज में अपन को अगर आप पेशेंट को ट्रीट करते हो तो ठीक है, अगर ये फेज आया है, इस फेज को आप ट्रीट नहीं करोगे तो इसमें मॉर्टलिटी लगभग 25% है कि 25% केस में पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। ये फेज को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। ये क्रिटिकल फेज है, ये लगभग 7 से 7 चलती है, लेकिन फीवर खत्म होने के बाद ही क्रिटिकल फेज आती है। तो अपन को डेंगू वाले पेशेंट को अगर डायग्नोसिस बन गई है तो डेंगू वाले पेशेंट को अगर फीवर कम होने लगा है, फीवर कम हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ ये बाकी क्रिटिकल साइंस मिल रहे हैं, ये अपने लिए खतरे वाली बात रहती है। इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फीवर खत्म हो गया है, फीवर खत्म होने के साथ साथ कुछ इसके रेड फ्लैग साइन है, ये रेड फ्लैग साइन आ रहे हैं मतलब कि पेशेंट क्रिटिकल फेज में जा रहा है। ये यूजुअली 85% तक जो पेशेंट होते हैं वो इस फेज के आगे नहीं जाते हैं, इस फेज पे ही खत्म हो जाते हैं। जो बाकी जो 10 से 15% फेज इस फेज में जा रहे हैं उसके साइन क्या क्या है। पहला सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और सीवियर हीमोकंसंट्रेशन। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000। सीवियर हीमोकंसंट्रेशन होगा कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हेमेटोक्रिट पहले था उससे मोर देन 20% बढ़ गया, ये सीवियर हीमोकंसंट्रेशन। ये साइन होते हैं कि पेशेंट क्रिटिकल फेज या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा सकता है। तो इसके पेशेंट को, जितने भी पेशेंट है डेंगू के फीवर, उसको 3rd डे से लेके जब तक भी पेशेंट की रिकवरी चालू नहीं हो जाती, हर डे उसका सीबीसी कराना ही कराना है। दूसरा परसिस्टेंट नोजिया वोमिटिंग। परसिस्टेंट नोजिया वोमिटिंग क्यों होने लगी है, क्योंकि पेशेंट का लिवर एंजाइम डिरेंज होने लगे हैं। तीसरा एब्डोमेन पेन सीवियर, सीवियर एब्डोमेन पेन। चौथा सीवियरली डिक्रीज एपेटाइट, पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लगती, खाना ही छोड़ देता है। वो पेशेंट के अटेंडेंट बोलेंगे कि बुखार तो ठीक था, बुखार था पहले, बुखार धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन जब से बुखार ठीक हो गया उसने खाना छोड़ दिया। ठीक है, यही कंप्लेंट मोस्ट कॉमनली होती है, खाना छोड़ दिया है, उल्टी की इच्छा रहती है, पेट में दर्द बना रहता है और थोड़ा बहुत पेट फूल भी रहा है। ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट करेंगे, ये साइन है कि पेशेंट क्रिटिकल फेज में जा रहा है। इसके अलावा कहीं पे भी अगर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, पेडेची आ रहे हैं, एग्जामिनेशन में अपन को बीपी लो मिलेगा, बीपी लोअर साइड आएगा। ये रेड फ्लैग साइन है, ये अगर आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत उसको एडमिशन करना है, उसके हिसाब से मैनेज करना है। इसके बाद क्या होगा, एक बार क्रिटिकल फेज ठीक हो गई, क्रिटिकल फेज ठीक होने के बाद क्या होता है, जो बाहर फ्लूइड जो निकल गया है ना, वो रिकवरी आने लगी, अंदर आने लगेगा, है ना, वापस अपने बिना कुछ ट्रीटमेंट भी करोगे तो भी वापस अंदर आने लगेगा। रिकवरी फेज का है, रिकवरी फेज में क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड के चांस ज्यादा रहेंगे। पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड है तो ऐसे पेशेंट अगर प्रीवियसली कार्डियक पेशेंट है तो सीसीएफ में जा सकते हैं इस फेज में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है इस फेज में, रिकवरी वाले फेज में वापस रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी होने के बाद ठीक हो जाएगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 15 दिन की होती है। 2 से 7 दिन में आपको फेब्राइल फेज आएगा, 3 दिन का क्रिटिकल फेज है और 5 दिन का रिकवरी फेज हो गया। सर अगर कुछ ना भी करें तो अगर पेशेंट वेल फिट है तो ये तो बिना 85% तो ये बिना इसके 85% पेशेंट में जो ट्रीटमेंट देना पड़ता है वो ट्रीटमेंट सिर्फ आपको एंटीबायोटिक देना है, उसमें इसके अलावा कुछ नहीं देना है, सिर्फ पैरासीटामोल देना है, इवन आपको एनसेड्स भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है 85% पेशेंट में। लेकिन अपन को पता नहीं कौन सा पेशेंट सीरियस होगा, कौन सा पेशेंट नहीं होगा। पहला तो उसकी डायग्नोसिस के लिए भी हम बताएंगे डायग्नोसिस कब बन जाती है।
85% में कुछ नहीं करना। जो 15% क्रिटिकल फेज में जा रहे हैं इन्हीं का मेन ट्रीटमेंट करना है। अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया तो मोर्टेलिटी हर 4th पर्सन को है इसमें। डायग्नोसिस। ये दिन है फ्रॉम फीवर से, जैसे ही उसका फीवर चालू हुआ, फीवर से दिन आ रहे हैं डे 1 से लेके ऑलमोस्ट डे 2 से डे 7 तक NS1 एंटीजन पॉजिटिव आएगा इसका। डे 1 से लेके यहाँ से अगर अपन RT-PCR टेस्ट करते हैं, जैसे अपन कोविड का RT-PCR करते हैं ना, जैसे डेंगू का अगर RT-PCR टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा डे 1 से। तो डेंगू की डायग्नोसिस आप डे 1 से लेके मतलब डे 1 या डे 2 से ही आ सकते हैं। डे 2 से आप डायग्नोसिस बना सकते हो। NS1 एंटीजन और RT-PCR टेस्ट इसमें पॉजिटिव आने लगते हैं। डे 5 के बाद 6 से ऑलमोस्ट 6 से जो है IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव, IgM फॉर डेंगू पॉजिटिव आता है। तो अपन जो मेनली टेस्ट करते हैं IgM डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट, वो डे 5 के बाद पॉजिटिव आती है। अगर डे 5 के पहले आपको टेस्ट करना है तो आपको NS1 एंटीजन करना पड़ेगा या फिर RT-PCR करना पड़ेगा। RT-PCR नहीं है अवेलेबल अपने यहाँ ये दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं, तो इसकी डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान है। जैसे ही आपको फीवर आता है, फीवर हर पेशेंट का तो करोगे नहीं क्योंकि जितने भी वायरल फीवर है, जैसे ही पेशेंट है शुरुआत में आपने 2-3 दिन ट्रीट किया, 2-3 दिन ट्रीट होने के बाद फीवर नहीं आ रहा, परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर आ रहा है या फिर रेड फ्लैग साइन मिल रहे हैं, थर्मोसाइटोपिनिया मिल रहा है, जो भी उस तो फिर अपन तुरंत आप डेंगू करके ट्रीटमेंट दे सकते हो। इनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी ऑलमोस्ट 70 to 80% होती है, मतलब 70 to 80% ये बता सकते हैं कि डेंगू के पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव है। लेकिन डेंगू के पेशेंट को क्लासिकल कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर डेंगू पेशेंट क्लासिकल फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ आपको बाकी सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो उसकी डायग्नोसिस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। CBC से इंटरप्रेट कर सकते हैं सर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं ना अपन किस किस में है अपन। ये हो गया डेंगू फीवर। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस नेक टू नेक क्या होती है? मलेरिया, अदर वायरल फीवर। अदर वायरल फीवर डेंगू मलेरिया से कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? वायरल फीवर ऑर्थोपोड कौन में आ जाएगा? क्या चीज है? पहला फीवर का पैटर्न। जो फीवर का पैटर्न है, डेंगू मलेरिया में क्या आता है? फीवर विद चिल्स आता है। इसमें क्या होता है? फीवर आएगा, फीवर के साथ साथ सीवियर फीवर विद जॉइंट पेन, मलाजे, बैक पेन, सब पेन होगा। वायरल फीवर में भी फीवर के साथ जॉइंट पेन आएगा। यूटीआई में फीवर विद चिल्स आएगा। यूटीआई में तो सिम्टम्स बताएगा ना। मेन ये है कि मेन फीवर बॉडी एक के साथ जो प्रेजेंट कर रहा है उसके बाद अपन डिलीवर कर रहे हैं। इसमें क्लासिकल रहेगा एक सैडल बैक फीवर। सैडल बैक फीवर मतलब फीवर 2 दिन आएगा, तीसरे दिन रुकेगा, चौथे दिन फिर हाई ग्रेड फीवर आएगा। इसको होंगे सैडल बैक फीवर। सैडल बैक फीवर क्लासिकल है डेंगू के लिए। चिकनगुनिया में फीवर आएगा, ज्वाइंट पेन होगा, लेकिन एक बार फीवर ठीक हुआ तो फिर नहीं आएगा। जो नॉर्मल वायरल है, कोविड है, सर्दी जुकाम है, उसमें भी फीवर आता है। फीवर एक बार ठीक होने के बाद फिर से नहीं आता है। शुरुआत में 3-4 दिन का जो पीरियड होता है, इसमें फीवर चिल्स के साथ आएगा, बीच बीच में अपने आप ही फिर ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर चिल्स के साथ आएगा, हाई पीक आएगी इसमें। तो फिर आते हैं दूसरे सिम्टम्स पे। HB का लेवल क्लासिकल है। हीमोग्लोबिन लेवल इसमें बढ़ता है, बाकी सब में कम होगा। अगर आपने एक दिन सीबीसी कराई है, उसके जस्ट अगले दिन, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट तो अपन को पता नहीं है, पहले दिन सीबीसी कराई, उसके 2 दिन बाद आपने सीबीसी रिपीट कराई, तो हीमोग्लोबिन लेवल या हेमाटोक्रिट लेवल अगर बढ़ रहा है तो ये क्लासिकल है डेंगू के लिए। और किसी वायरल फीवर में या फिर और किसी मलेरिया लेरिया में नहीं बढ़ता है। तीसरा WBC में जो पैटर्न है, WBC का पैटर्न इसमें होगा, WBC डिक्रीज होंगे और लिम्फोसाइटोसिस मिलेगी। लिम्फोसाइटोसिस और WBC डिक्रीज। इसमें क्या होगा? WBC डिक्रीज मिलेंगे लेकिन लिम्फोसाइटोसिस नहीं मिलेगी, आपको नॉर्मल पैटर्न मिलेगा। जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसमें भी WBC डिक्रीज रहेंगे और लिम्फोसाइटोसिस ही मिलेगी। तो ये वायरल फीवर और डेंगू दोनों में एक जैसा मिलेगा। प्लेटलेट जो है, इसमें सिग्निफिकेंटली डिरेंज मिलेंगे, इसमें भी सिग्निफिकेंटली डिरेंज मिल सकते हैं।
इसमें इतने से डिलेज नहीं मिलेंगे नॉर्मल। इसमें बहुत माइल्ड है, ऑलमोस्ट 1 लाख तक पहुंच जाते हैं, 1 लाख से कम नहीं होंगे। इन दोनों में सिग्निफिकेंटली डिलेज मिल सकते हैं। लेकिन एचबी जो है, एचबी आपने देखा इसमें कम मिलेगा, इसमें बढ़ जाएगा। तो सीबीसी पैटर्न देख के भी आप समझ सकते हो कि उसमें अगर डेंगू है कि मलेरिया है कि अदर वायरल फीवर है उसमें। इसके अलावा चौथा आता है पेनसिलोसाइटिस। पेनसिलोसाइटिस मैंने बताया प्लाज्मा लीकेज क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, इन दोनों में प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये क्लासिकल हो जाएगा पेनसिलोसाइटिस। अगर आपने यूएसजी एब्डोमेन कराया, यूएसजी एब्डोमेन यूजुअली 5th डे पे कराना रहता है। 5th डे के पहले आपको प्लाज्मा लीकेज नहीं मिलता है। 5th डे पे अगर यूएसजी एब्डोमेन कराया, उसमें आपको असाइटिस, प्लूरल फ्यूजन, जीबी लीक, जीबी स्लज, स्प्लीनोमेगली, हेपेटोमेगली, ये 5 क्लासिकल साइन है। अगर ये 5 में से आपको 3 भी मिल रहे हैं तो आपको कंफर्म है कि ये डेंगू है। ठीक है, तो क्लिनिकली और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे अपन ने डिफरेंशिएट कर लिया कि डेंगू का एंटीजन टेस्ट कर ही सकते हैं। NS1 एंटीजन का नहीं है, कॉस्टली होता है, इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि एक तो सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है और दूसरा डेंगू के ट्रीटमेंट भी शुरुआत में वही देना है जो वायरल फीवर का देना है। अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेट करता है तो आपको 5th डे पे आपको रिपीट करना है। 5th डे पे आप सीबीसी कराओगे तो सीबीसी देख के समझ में आ जाएगा कि इसको डेंगू है। तो बहुत ज्यादा उसका यूटिलिटी है नहीं। बस ये है कि अगर आपको इनिशियल स्टेज में आपको कंफर्म हो जाता है कि डेंगू है, ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए अपन को ऐसे 4 स्टेज रहते हैं, जो माइल्ड फीवर है, मॉडरेट फीवर, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। माइल्ड स्टेज में इनिशियल फीवर आता है, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। इसमें सिर्फ पैरासीटामोल की जरूरत है और कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक, मॉडरेट है मतलब हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूसली फीवर आ रहा है और बॉडी एक भी हो रहा है, तो इसको पीसीएम के साथ आपको NSAID दे सकते हो, NSAIDs दे सकते हो। साथ में स्टेरॉइड का रोड कोई कंट्रोवर्शियल ये स्टेरॉइड नहीं देते हैं इसमें, सिर्फ पीसीएम NSAIDs देते हैं। साथ में अगर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कुछ और देना है तो वो दे सकते हो। अब आता है पेशेंट डेंगू हेमरेजिक फीवर में आता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर का कारण क्या है? प्लाज्मा लीकेज और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इन पेशेंट को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इन पेशेंट को अगर दोनों को ट्रीट नहीं किया तो वो शॉक में जाएगा। शॉक मतलब बीपी लो होने लगेगा। इसका मेन ट्रीटमेंट, सबसे मेन ट्रीटमेंट है फ्लूइड, क्योंकि उसको इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कम हो रहा है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कम होने से किडनी में भी डैमेज आएगा, लिवर में भी डैमेज आएगा और शॉक से कारण डेथ भी हो सकती है उसको। फ्लूइड कंटिन्यूसली देना है, फ्लूइड मैनेजमेंट। इसलिए डेंगू के पेशेंट को अपन बोलते हैं कंटिन्यूसली फ्लूइड लेते रहो, है ना, पानी लगातार पीते रहो। पानी पीना है, जितना पानी पियोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा फ्लूइड भी नहीं चढ़ा सकते अपन। फ्लूइड चढ़ाने से उसको अपन मानते हैं कि उसको कैपिलरी लीकेज और भी बढ़ सकता है। तो फ्लूइड मैनेजमेंट ही मेन। फ्लूइड के अलावा साथ में जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर उसको सेप्सिस आ गई है, कहीं लिवर किडनी में डिरेंजमेंट है तो उसका ट्रीटमेंट देंगे। बाकी जो सिम्टम जैसा क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट करना है। मेन फ्लूइड मैनेजमेंट है। किसी भी कंडीशन में उसको शॉक पे नहीं जाने देना है। अगर एक बार पेशेंट शॉक डेवलप हो गया तो मोर्टलिटी ऑलमोस्ट हर 4th पेशेंट को है। तो किसी भी कंडीशन में उसको शॉक डेवलप नहीं होने देना है। पेशेंट को पहले से ही एडवाइस करो कि जैसे ही डेंगू डायग्नोस हो गया तो कंटिन्यूसली फीवर मतलब कंटिन्यूसली पानी पीते रहो, खाना अच्छे से खाते रहो, फ्रूट जूस वगैरह पियो। पपीते का पत्ते, जो कि हमने कहा इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली मतलब साइंटिफिकली कोई रोल है नहीं, सिर्फ आप फ्रूट जूस पीते रहो जिससे कि सब कुछ इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम बना रहे। ठीक है। डेंगू शॉक का सिंड्रोम जो अपन क्लासिकल जो आईसीयू मैनेजमेंट है वही मैनेजमेंट है इसका। अलग से कोई मैनेजमेंट है नहीं, अलग से कोई एंटीडोट नहीं आया, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है डेंगू के लिए कि एंटीवायरल ड्रग दे रहे हैं। ये है कि इसको 2-3 चीजें हैं। पहला है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन तुम लोग को हम अभी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगले पढ़ाएंगे। हीम ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कई बार उसको क्या है, इंट्रावेस्कुलर है, ब्लीडिंग होने लगती है कहीं ना कहीं से, तो ब्लड ट्रांसफर की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, खत्म। और कुछ डेंगू के बारे में किसी को कुछ डाउट?